कांग्रेस तब तक इलीट की पार्टी बन चुकी है, धरातल पर नहीं है, लेकिन नेता हवा हवाई बड़े बात करते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी जी करते हैं। एनडीए में जेडीयू को इस हद तक सीटें दी जाती है जो 2 सीटें जीती थी, तो आपके 5 एमपीज हैं। मतलब साफ कहना है आपका कि अगर 50 कम से कम नहीं मिला तो एक बार फिर से हनुमान बागी हो जाएगा, राइट। एक कार्यकर्ता होने के तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरा नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी कहते हैं चिराग पासवान अमीर बाप के बेटे हैं, तो मैं मान लूं आप अमीर ससुर के दामाद हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर विरोधी इस बात को लेकर के आपकी चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है हमारा नेता कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। बहनोई हैं जो साले की शादी नहीं करवा रहे हैं, दुनिया कह रही है आप बड़े नेता तो बनवा रहे हैं, उनकी शादी कब करवाएं। वैसे मुझे लगता है कि शादी ब्याह का मामला किसी का भी अपना पर्सनल मामला, पर्सनल डिसीजन होता है। पूछना होगा तेजस्वी जी से कि इन्होंने तो सोच समझ के शादी की, उसके बावजूद भी उन्होंने यही सलाह अपने बड़े भाई साहब को भी दिया होगा, और उनका हश्र तो सभी लोगों ने देखा है। इस बार तेजस्वी जी 2 मामले में कमजोर है। एक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो वापस एनडीए में अपने मूल गठबंधन में है, और दूसरा कि अपने कार्यकर्ताओं को तो वो कांग्रेस के हवाले कर चुके हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि काफ़ी लंबी यात्रा करके यंग, डायनेमिक, वेल एजुकेटेड जो हमारे एमपी महोदय हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि प्रतिनिधि कितने पढ़े लिखे हैं, कितना उनका ओरिएंटेशन किस तरह का है। अरुण भारती वैसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, इंग्लैंड में पढ़ाई की है, और साथ ही साथ इनका जो राजनीतिक विरासत है, क्योंकि इनकी माँ भी कांग्रेस की नेत्री रही हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्रंटेशन है, हम सवाल करेंगे इनसे। लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं राजनीतिक विरासत इनका है ही। एक बड़े ससुर के दामाद तो हैं ही राजनीति के हिसाब से, लेकिन वेल रेड, वेल एजुकेटेड, और अब जमुई से सांसद हैं, इसलिए टीवी9 के मंच पर आपका जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, बीच में ट्रैफिक के कारण हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हो गए, तो इसके लिए हम लोग माजरत चाहते हैं, और चाहते हैं कि इसके बाद आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और आपके जो भी सवाल होंगे हम लोग अवश्य उसका जवाब देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ, और इंग्लैंड में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से पढ़ा हूँ, और दोनों ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने मेरे पर्सनालिटी को बहुत शेप किया है और इन्हांस भी किया है। तो मैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं अपने टीचर्स का खास करके बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज भी पार्टी में मुझसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग हैं जिनका मैं बहुत इस्तेकबाल करता हूँ। उसमें हमारे संजय पासवान जी हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, जिनसे मैं लगातार पार्टी के हर विषयों पर मैं संवाद करता हूं, बात करता हूं, और इनसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिलता है। आपने कहा बहुत डायनेमिक, मुझे लगता है कि डायनेमिज्म अपने टीचर्स से, अपने मार्गदर्शकों से ही फ्लो होता है। अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, चूंकि आप हमारे अतिथि हैं इसलिए मैं आपका स्वागत तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन अब मैं पत्रकार की भूमिका में आता हूं, क्योंकि मैं आपसे कड़े सवाल भी पूछूंगा, पार्टी के भीतर की राजनीति भी पूछूंगा, क्योंकि मैं यहां मल्टीपल रोल में हूं। तो वेलकम करता हूं एक बार फिर से, पर अब सीधा सवाल पर आता हूं। और वो सवाल ये है कि आप पहली बार राजनीति में आए, जबकि आपकी विरासत है राजनीति की। आपकी माताजी मंत्री भी रही हैं कांग्रेस में, एमएलए भी रही हैं 2 बार की, पार्षद भी रही हैं, एमएलसी भी रही हैं, और उसके बाद आपने एलजेपीआर का चुनाव किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, एलजेपीआर का चुनाव किया। पर क्या प्यार अब भी बरकरार है कांग्रेस के साथ? सबसे पहले मैं इस बात पर आता हूँ कि मेरी माँ आज भी कांग्रेस में है, और उन्हीं से मुझे ये ताकत मिलती है। कैरी ऑन प्लीज। उन्हीं से मुझे ये ताकत मिलती है क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदला।
उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदला और एक पार्टी के प्रति आजीवन, आज भी वो उसके प्रति लॉयल है। यही ताकत मुझे उनसे मिलती है कि जब भी आप अपना चुनाव करें किसी भी राजनीतिक दल के साथ, तो आप इस बात पर जरूर अडिग रहें कि आपके उद्देश्य, आपके वैल्यूज़, प्रिंसिपल उस पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। आपको अवसर पार्टी में ही मिलेगा, आपको बार बार उछल के इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनाव किया तो इसके मुख्यतः 3 आधार हैं। सबसे पहला आधार जो है वो यह है कि उस समय लोक जनशक्ति पार्टी नई बनी थी, पार्टी टूटने के बाद नई बनी थी, और इस पार्टी में मुझे लगा कि काम करने का बहुत अवसर मिलेगा। पब्लिक में आप मुझे आज देख रहे हैं, 21 से ही जब पार्टी नई बनी थी और हम लोग लगातार आशीर्वाद यात्रा और संघर्ष, ये संकल्प यात्रा के माध्यम से पार्टी में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और नेता के पीछे। मुझे मालूम है आपके बारे में, आप शेखपुरा में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, चिराग जी वो तो 2014 में पार्टी। मुझे इस बात की जानकारी है। और इससे पहले भी आप टिकट चाहते थे, आप रामविलास जी की पार्टी में आना चाहते थे, जो आपके आदर्श हैं, दिवंगत नेता हैं। पर मैं सीधा सा सवाल करना चाहता हूं। कहते हैं माता पहली पाठशाला होती है, मदर इज द प्राइमरी स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, राइट जी। तो क्या माता की आइडियोलॉजी कांग्रेस और पुत्र की आइडियोलॉजी एलजेपीआर, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? आप माँ से तो सीख लिए कि एक पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, पर आप माता जी से ये क्यों नहीं सीख पाए कि कांग्रेस के प्रति ही लॉयल रहना चाहिए? देखिए, हर किसी का। इससे आगे एक सवाल कर दूं, क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी इसमें दिख रहा था और कांग्रेस का फ्यूचर ब्लीक दिख रहा था, इसलिए आपने सत्ता के लिए एलजेपीआर का चुनाव किया? सबसे पहले जब मैंने चुनाव किया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आकर के साथ में काम करने का, उस वक्त हम लोग सत्ता नहीं सड़क पर थे। और जब सड़क पर थे और उस वक्त जो काम करने का अवसर मिला, मुझे वो अवसर कांग्रेस के साथ नहीं मिल सकता था, क्योंकि कांग्रेस तब तक एलीट की पार्टी बन चुकी है, धरातल पर नहीं है। लेकिन नेता हवाई बड़े बात करते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी जी करते हैं। बिहार आते हैं अपने एक यात्रा के लिए और राजद के और माले के ही कार्यकर्ता के बलबूते अपनी हवा बना के चले जाते हैं, जिसके कारण राजद को आज खुद अपनी अधिकार यात्रा निकालनी पड़ रही है। अब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। तो मुझे पार्टी में उस वक्त काम करने का मौका मिला जब पार्टी बिल्कुल नई बनी थी, अपनी बड़ी पार्टी टूटने के बाद, और पार्टी को धरातल से बनाने का मौका मिला। जब मुझे चुनावी राजनीति में आने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल जो आपने मेहनत किया है, जो आप जनता के साथ जुड़े रहे हैं, लगातार सड़क पे रहे हैं, ये उसी का आशीर्वाद है। और हम लोगों ने लगभग जो 5 सीटें जीती 100% स्ट्राइक रेट के साथ, वो एक हम लोगों का बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने बनने के 3 सालों के अंदर 100% स्ट्राइक रेट नहीं लाती। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेकर के आई है। चलिए, ये काबिले तारीफ है। क्या ये माना जाए कि चिराग के असली ब्रेन आप हैं? कहा यह जाता है कि अरुण भारती जो सोचते हैं चिराग पासवान एग्जीक्यूट करते हैं। ये बड़ी बात है कि आपने उनकी विश्वसनीयता जीती है। दूसरी बात अलग है कि आप उनके रिश्तेदार भी हैं, लेकिन पार्टी में अपने परफॉर्मेंस से आपने उनकी विश्वसनीयता जीती है। इसलिए आप जो सोचते हैं चिराग जी वही करते हैं। क्या ये सच बात है? नहीं, हमारे नेता के मार्गदर्शन के हिसाब से ही पार्टी में हर कार्यक्रम तय होता है। उनके मार्गदर्शन से ही, उनके निर्देशों के आधार पर ही हम लोग अलग अलग कार्यक्रम, जनसंपर्क का कार्यक्रम, या अभी हम लोगों ने अभी शुरू किया है, जो जून में शुरू किया था, नवसंकल्प महासभा, जिसकी हम लोग लगातार 7वां कार्यक्रम आज पूर्णिया में अब करने जा रहे हैं 21 सितंबर को, जहां हमारे नेता 11 बजे आकर के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जनता को अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की बात करेंगे, विकसित बिहार बनाने की बात करेंगे। और जिस तरह से हर महासभा में उनको जनता से आशीर्वाद मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये अंतिम पड़ाव है चुनाव से पहले, जहां पूरे
पूर्णिया के लोगों का, पूरे पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल, कोसी प्रमंडल का उनको आशीर्वाद मिलेगा हमारे अगले कार्यक्रम के लिए। इन सारे कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच जनसंपर्क करके हम लोगों ने अपने पार्टी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे नेता के विकसित बिहार बनाने के सारे मार्ग, रोड मैप को हम लोगों ने जनता के सामने रखा है और उनसे आशीर्वाद भी मांगा है। और एक रिश्तेदार होने के नाते मैं तो चाहूँगा, वो कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैं तो चाहूँगा जरूर एक कार्यकर्ता होने के नाते और उनका रिश्तेदार होने के नाते कि वो एक शीर्ष पद पर अवश्य जाएं। कहते हैं कि आपने अधिकार की बात की, पर कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर आपको अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। चिराग जी माइल्ड रहते हैं पर आप आक्रामक रहते हैं। आप कहते हैं 50 सीट तो चाहिए ही चाहिए, और एनडीए के भीतर कहा जाता है आपका एक विधायक नहीं है तो 50 सीट क्यों चाहिए। आप कहते हैं मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, मेरा 5 एमपी जीता है। एनडीए के भीतर आपके अपोनेंट कहते हैं आपका एक विधायक नहीं है तो आपको 20 सीट दिया जाएगा, 24 सीट दिया जाएगा, और मीडिया में यही बातें आ रही। आपको कितना सीट चाहिए अरुण जी? आपके नेता हनुमान बताते हैं अपने आप को। ये सच बात है कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, पर ये हनुमान राम का खिलाफ तो 2020 में कर दिया था ना। तो क्या आप ये बता सकते हैं टीवी 9 के मंच से कि अगर इतनी सीटें नहीं मिली तो एक बार फिर से हनुमान बागी हो जाएगा? सबसे पहले मैं बात करता हूं 2020 की, जब हमारे नेता ने यह फैसला लिया कि हम लोग गठबंधन के बाहर आकर के चुनाव लड़ेंगे, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार था। देखिए 2000 में हमारी पार्टी बनी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, और तब से लेकर के लगातार हम लोग अलग अलग चुनाव में अपने सारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी भावना होती है, उनकी भी उम्मीदें होती हैं कि हम लोगों को भी जनप्रतिनिधि बन करके बिहार में अपने जनता को और पार्टी की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह 2020 तक किसी न किसी कारण से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पा रहा था, और तब नेता ने यह तय किया कि जितने भी आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हमारे नेता के नहीं रहने के बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्योंकि सभी की उम्मीदें थी। उन्होंने गठबंधन से अलग जाकर के किसी गठबंधन में नहीं गए, अकेले अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए सभी को मौका देने का उन्होंने प्रयास किया 2020 में। इसलिए हम गठबंधन की मर्यादाओं से अलग आकर, क्योंकि वहां पे सीमित अवसर थे, आकर के हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। आज भी तो सीमित अवसर है। आज भी आप एक तरफ कहते हैं 243 सीटों पे मैं तैयार हूं। ये धमकी है, चुनौती है, या आगे की रणनीति है? क्या है अरुण जी? मुझे लगता है टीवी 9 के मंच से आप ये डिस्क्लोज करेंगे कि दरअसल आप क्या करने जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए अरुण जी, टीवी 9 के मंच से बोलेंगे कि क्या करने जा रहे हैं। देखिए पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और जब वापस गठबंधन में आ, चुकी हम किसी गठबंधन में नहीं गए थे, वापस गठबंधन में आकर के हमने एनडीए को ही मजबूत करने का काम किया है। आज जब हमसे लोग सवाल करते हैं कि आपके पास एक भी विधायक नहीं है और आपको इतनी सीटें, हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है अपने गठबंधन में, चूँकि बातचीत अभी अनौपचारिक रूप से चल रही है, हम लोगों ने अपनी उम्मीदों को भी रखा है। लेकिन जब हमसे ये सवाल किया जाता है तो जवाब भी तो आपके पास मौजूद है। जब एक सांसद की पार्टी को 5 जगह चुनाव लड़ने का टिकट दे दिया जाता है, तो हम ये उम्मीद क्यों न रखें कि जो हमारी धरातल पर शक्ति है, जो हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है, उसके बदौलत गठबंधन में जो 2020 में हम जिसको समाहित नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि उन सारे कार्यकर्ताओं को 2025 में समाहित करने का मौका अवश्य मिलेगा। और दूसरी बात, आप याद कीजिए 2014 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अलग लड़ी थी और उसके मात्र 2 लोकसभा के सांसद जीते थे। आप ही बताइए कि 2019 में जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटों पर जीती थी, कितनी सीटें लड़ी थी? जब 2 सांसद वाली पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 12 सीटें दी जा सकती हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका जनता के बीच में आधार है, और आप लोगों ने साबित किया है नव संकल्प सभा के माध्यम से, तो हमारी उम्मीदें क्यों नहीं पूरी होनी चाहिए? बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि एनडीए में जेडीयू को इस हद तक सीटें दी जाती है जो 2 सीटें जीती थी, तो आपके 5 एमपीज हैं। मतलब साफ कहना है आपका कि अगर 50 कम से कम नहीं मिला तो एक बार फिर से हनुमान बागी हो जाएगा, राइट?
देखिए, ये तो बातें गठबंधन में बड़े नेता तय करेंगे कि सीट बंटवारा का आधार अरे क्या आप भी होगा। तो बड़े नेता हैं, ब्रेन तो नहीं, आप नहीं, ही नहीं, हैं, मैं आप प्रभारी पार्टी हैं के लिए- बिहार के, आपकी बातों को बड़ा गंभीरता से लिया जाता है। कौन चलिए, कहता है आप छोटे नेता हैं? ये तो गठबंधन के नेताओं का बड़प्पन है जो मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मैं आज भी अपने आप को कार्यकर्ता मानता हूँ। महज मुझे लगता है कि राजनीति में 4.5 साल और सांसद बने हुए 1.5 साल हुआ है, तो अगर मुझे गंभीरता से लिया जाता है तो शायद मैं पार्टी के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को भी मानता हूं कि गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, सीटों का आधार क्या होगा, ये पार्टी के बड़े नेता और गठबंधन के बड़े नेता ही तय करेंगे। पर एक बात बार बार निकल करके आती है कि चिराग पासवान सीएम हो। सीएम कब होंगे? मैंने जीतन राम मांझी से पूछा गया में, वो हमारे गेस्ट थे, तो उन्होंने कहा अभी कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग योग्य जरूर है पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आपको चलिए, लगता है? योग्य तो मानते हैं ना, पर वो ये भी कह रहे हैं अभी वैकेंसी नहीं है, पर अंदर खाने आप सोच रहे हैं कि ये राइट टाइम है, नीतीश जा रहे हैं और चिराग की एंट्री होनी चाहिए। आप भले ही मंच से ना बोले, मैं चाहूंगा आप बोल दें, पर आप लोग बिल्कुल तैयार हैं कि ये राइट टाइम है। जो गलती दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी ने 2005 में किया था, चिराग वो गलती करने नहीं जा रहे। क्या ये सच है? 2005 में जब हमारी पार्टी हमारे संस्थापक के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी तो हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे और 15% वोट हमारी पार्टी को मिला था। बिहार में मात्र 4 ही पार्टियां ऐसी है जो 10% से ज़्यादा वोट शेयर लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी। और ये हम लोगों ने 2009 में साबित किया, ये हम लोगों ने 2010 में साबित किया, और आने वाले समय में हो सकता है कि गठबंधन के मर्यादा के कारण इतने वोट शेयर हम लोग को नहीं आ पाए, लेकिन 10% के आसपास हम बने रहें। 2020 में भी जब हम 137 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो हम 6% वोट शेयर लेकर के आते हैं। हम अगर 243 पे लड़ते तो वो भी 10% क्रॉस होता। और अब मैं आपके इस सवाल पर आ रहा हूं कि एक कार्यकर्ता होने के नाते संजय जी, आप ही बताइएगा, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके नेता बिहार के मुखिया बने? बिल्कुल चाहते हैं हमारा नेता बिहार का मुखिया बने। एक कार्यकर्ता होने के तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मेरा नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरी भावना से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में तय की जाएगी। और अगर मौका बनेगा और चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री भविष्य में कभी भी, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, भविष्य में बनेंगे, तो यह भी गठबंधन के बड़े नेता ही तय करेंगे। पर अंदर खाने आपकी बात कांग्रेस से चल रही है, पीके से चल रही थी, वो तो पब्लिक डोमेन में है, पर कांग्रेस से चल रही है। क्या ये मेरी जानकारी पुख्ता है कि कांग्रेस को लगता है दलित पॉलिटिक्स मजबूत करने के लिए चिराग चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को तेजस्वी पसंद नहीं है और इसीलिए तेजस्वी को कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रही है। चिराग पसंद है क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स बिहार में भी सत्ती है और उत्तर प्रदेश में भी सत्ती है। इसलिए बीच बीच में जो आपका गुब्बार फूटता है, 50 तो चाहिए ही चाहिए। क्या आप बड़ा टफ मैसेज दे रहे हैं एनडीए को? अगर 50 नहीं मिला, मैं बार बार वहीं आ रहा हूं, तो आपने कांग्रेस के लिए भी दरवाजा खोला हुआ है। देखिए, हम लोगों ने कोई भी संख्या सार्वजनिक नहीं की है अभी, क्योंकि जब तक ये गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाता है तब तक हम लोगों का इस बारे में बात करना बेमानी होगी, और जब तक इस पे हमारे गठबंधन के बड़े नेता तय नहीं कर लेते, हम लोग इस बारे में खुल करके बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही मैं आता हूँ कि गठबंधन में, हमारे गठबंधन में लोकसभा चुनाव के समय भी कहा गया कि बहुत आपस में विवाद है, बात नहीं बन पाएगी, और चुनाव आते आते ही बड़े अच्छे सामंजस्य के साथ सीटों का बंटवारा हो गया था। ये बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, हमारे एनडीए के गठबंधन में जो भी लोग अलग अलग विवाद निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सभी गठबंधन सहयोगियों की क्षमता के अनुसार, उनके उम्मीदवारों के अनुसार बड़ी ही सहजता से तय हो जाएगी। ज़रूरत वहाँ है लोगों को आपस में बात करके अपने चीज़ों को सुलझाने की,
जहां पर मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं और राहुल गांधी जी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बगैर नहीं, प्रोजेक्ट इसीलिए किए हुए चले जाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी चिराग को सीएम चाहते हैं, इस तरह की सूचना मेरे सूत्र दे रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। हर जैसे राजनीतिक आपने दल, कहा, सवाल सुन लीजिए, आपने कहा एक एमपी की पार्टी को 5 सीटें दी जाती, तो आपकी 5 एमपी है, तो मान ले 5 × 5 25। विल यू एक्सेप्ट इट? ये आधार तय करने की का हैसियत, इस आधार को तय करने की बतौर प्रभारी अरुण भारती क्या चाहते हैं? क्या 25 मिनिमम सीट मिल जाए तो अरुण भारती एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने नेता को समझा लेंगे कि 25 ठीक है? क्योंकि 2000 में एनडीए के विरोध गए थे तो ना मंत्री पद बचा था, ना कुछ बचा था, फिर से पार्टी को खड़ी करनी पड़ी, पार्टी में टूट हुई। तो क्या उस गलती से सीख लेते हुए आप अपने नेता को बताएंगे कि ये गलती मत करिएगा, 25 भी है फाइन? और मुझे लगता है 25 पे तो सभी मान जाएंगे। चिराग तो चाहिए, मोदी जी को भी चाहिए, नीतीश जी को भी चाहिए, सबको चाहिए। पंकज जी, बिहार प्रभारी के तौर पर मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो पार्टी को चुनावों के लिए 243 सीटों पर तैयार करना और चुनावी रणनीति को बनाना है। गठबंधन की सीटों को तय करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये मेरे नेता के अधिकार क्षेत्र में आता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो तैयारी हम लोगों ने नव संकल्प महासभा के तहत की है उसमें हमारे नेता को उचित सम्मान अवश्य मिलेगा। और जहां तक रही अलग अलग दलों से बातचीत करने की, तो मुझे लगता है कि हम लोग उस लोकतांत्रिक देश में है जहां हर दल एक दूसरे से बात करता है, किसी के लिए ना कोई दरवाजा खुला है ना कोई दरवाजा बंद है, हर दल एक दूसरे से बात करता है, प्रवक्ता के स्तर पे बात करता है, अलग अलग नेताओं के स्तर पे बात करता है। यहां चिलमन होता है, दरवाजे नहीं होते हैं। चलिए सीधा सवाल पूछ लेता हूं, आप चिराग जी को कब सीएम बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपने पार्टी की बैठक की और उसमें यह रिजोल्यूशन पास किया गया कि चिराग सीएम हो, अगर मेरी जानकारी सही है जी, तो आप चिराग पासवान को कब सीएम देखना चाहते हैं? ये मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। क्योंकि जीतन राम मांझी कहते हैं अभी वैकेंसी नहीं है, जेडीयू हर हाल में कहती है नीतीश 2025 से 30, तो क्या अरुण भारती चिराग पासवान को 30 के बाद सीएम देखना चाहते हैं? आप कब देखना चाहते हैं? देखिए, देश की आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और बिहार की मैं अगर बात करता हूं तो हर समाज को उस मुखिया के स्तर पर आकर के अपने समाज को, बिहार को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि ये सही समय है। एक कार्यकर्ता होने के तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये सही समय है। नहीं, पार्टी की राय है, आपकी व्यक्तिगत क्या है? पूरी पार्टी चाहती है। आपने रिजोल्यूशन पास किया। मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि जब हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया तो सिर्फ मैं ही नहीं, एक कार्यकर्ता होने के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता, बिहार का एक बहुत बड़ा तबका चाहता है चिराग पासवान जी अगर उनकी ताकत में हो, हमारी जनता की ताकत में हो, कार्यकर्ता की ताकत में हो, हम लोग तो चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द भविष्य में मुख्यमंत्री बने, देख लीजिए, मुखिया बने। एलजेपीआर का क्लियर कट मैसेज है कि चिराग पासवान 2025 में ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पार्टी भी चाहती है और अरुण भारती बतौर सांसद और कार्यकर्ता भी चाहते हैं चिराग 2025 में सीएम बने। ये आप कह रहे हैं टीवी 9 के मंच से, राइट? मैं टीवी 9 के मंच से यह कह रहा हूं कि मैं अपने नेता को बतौर मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक जंगल राज से निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जिस ऊंचाई पर बिहार को लेकर के आए हैं उसको आगे ले जाने के लिए युवा नेतृत्व चाहिए। लेकिन उसका समय क्या होगा ये गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे, ये अरुण भारती तय नहीं कर पाएगा। और हमारी पार्टी के अनुशासित सिपाही नेता का जो भी फैसला होगा उसका पालन करेंगे। तो कई बार आप लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं, विपक्ष कहता है नीतीश अचेत हो गए हैं, राजनीति के अंतिम पड़ाव पे हैं। तो एक तरफ आप कहते हैं आपके नेता सीएम बने, दूसरी तरफ आप कहते हैं नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? दिल में कुछ, जुबान पे कुछ। यही तो एनडीए की खूबसूरती है।
दिल अपनी में कुछ, भावनाओं जुबान को पे कुछ। आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपके पास अवसरों की कमी नहीं है और संवादहीनता नहीं है। आप बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और बड़े नेता आपकी बातों को सुनते भी हैं और समय आने पर उचित फैसला भी लेते हैं। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को भी वही आपस में संवाद करके हमारे नेता के कद के हिसाब से, हमारी पार्टी के कद के हिसाब से जो भी सम्मानजनक सीटें होंगी अवश्य मिलेंगी। जीतन राम मांझी कहते हैं चिराग पासवान अमीर बाप के बेटे हैं, तो मैं मान लूं आप अमीर ससुर के दामाद हैं। बिल्कुल, जितनी जनता हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कमाई है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में हम अमीर हैं। हमारे नेता अमीर हैं क्योंकि उन्होंने जब वो सड़क पर आशीर्वाद यात्रा और संकल्प यात्रा के माध्यम से घूम रहे थे तो उन्होंने जनता को कमाया था, कार्यकर्ताओं को कमाया था और यही हमें अमीर बनाता है। और इस जनता को कमाने के लिए बहुत नेताओं को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आपकी पीके के साथ क्या केमिस्ट्री है? ना वो आपकी बुराई करते हैं ना आप उनकी बुराई करते हैं। ये राजनीति में तो ऐसा होता नहीं है, तो पब्लिक मन से भी नहीं करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, अभी तक किसी भी संवैधानिक पद पर प्रशांत जी आए नहीं हैं और हम लोग का अगर विरोध किसी के प्रति होता है तो वो नीतियों पर होता है, पॉलिसीज पर होता है। बताइए, हम प्रशांत जी की किस नीति का विरोध करें? आप ही से मैं सवाल करता हूं, हम उनकी किस नीति का विरोध करें? आज के दिन में आप याद कीजिए जंगल राज के समय, इसका विरोध मैं अपनी बात को पूरी कर लूं। एंजॉयिंग पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कहते हैं मैं सीएम नहीं बनूंगा, मैं कल को भी सीएम नहीं बनूंगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ये हैं, तो प्रशांत जी सर्वोपरि हैं, पर कहते हैं मेरे पास कोई पद नहीं है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं ना, जब कभी हरकिशन सिंह सुरजीत के लिए कहा जाता था कि ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंजॉय करते हैं। पार्टी में उनकी हैसियत क्या है, पर वो सर्वोपरि हैं, तो इस पे तो आप अटैक कर सकते हैं। आपके घटक दल कहते हैं वो सौदागर हैं। मैं बात कर रहा हूं सम्राट चौधरी की, TV9 के मंच पे कहा वो सौदागर हैं। ऐसी पार्टी कुकुरमुत्ते की तरह उग जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी नेता के लिए पर्सनल अटैक नहीं करते हैं। हम बिहार में राजनीति कर रहे हैं, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, उनकी नीति पर, उनकी नीयत पर अटैक करते हैं। और आप याद कीजिए जंगल राज के वक्त जितने भी नौजवान का बाहर में पलायन हुआ, सबसे ज़्यादा पलायन आज़ादी के बाद अगर किसी राज्य से, किसी देश से, बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ तो जंगल राज के समय बिहारियों का पलायन हुआ। आज अगर वही युवा पढ़ लिख करके इस बिहार को, विकसित बिहार और बिहार को आगे ले जाने के लिए आना चाहता हो तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको योगदान होना चाहिए उसका, और उसे आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए कि महज वो सिर्फ राजनीति में आए हैं और विरोध मात्र करने के लिए विरोध होना चाहिए। नीतियों पर, नियत पर विरोध होना चाहिए, पर्सनल नहीं। आपके क्रिटिक कहते हैं कि चिराग अब मैच्योर्ड हो चुके हैं और इसलिए किसी को पर्सनल अटैक करते नहीं है। वो नीतीश कुमार की जगह आना चाहते हैं। पर्सनल रिश्ते किसी से खराब ना हो और जब चाहें उधर शिफ्ट कर जाएं और सत्ता में बने रहें। चिराग ने इतनी लंबी राजनीति से ये सीखी है, नीतीश कुमार को इस मायने में उन्होंने एक्सेप्ट किया और यही वजह है कि ना आप प्रशांत किशोर से खराब करते हैं। नीतीश कुमार से बहुत खराब था आपकी पार्टी तोड़ी गई और खुले मन से उस समय चिराग पासवान ने कहा था जेडीयू ने मेरी पार्टी तोड़ी, पर अब आप नीतीश कुमार के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो चुके हैं, प्रशांत किशोर से रिश्ते अच्छे हैं, कांग्रेस से रिश्ते अच्छे हैं और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है तो उनसे भी निजी रिश्ते अच्छे हैं। क्या मान लें कि चिराग अब नीतीश कुमार के रास्ते पर चल पड़े? मुझे लगता है कि अगर विरोधी इस बात को लेकर के आपकी चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है हमारा नेता कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। और राजनीति में आप परस्पर एक कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं कि आप किसी चीज़ का ईगो नहीं रख सकते, आप किसी चीज़ के वेंजियस, बदले की भावना नहीं रख सकते हैं। आप उनको अवसर में बदलने का काम करें।
यही काम हमारे नेता चिराग पासवान जी ने किया है। जब उनकी तरफ पत्थर फेंके गए तो उन्होंने उस पत्थरों से दीवार बनाने के बजाय पुल बना लिया है ऊपर जाने का। तो इसीलिए राजनीति में अगर वाद विवाद होता है, मान लीजिए अगर किसी से किसी बात पर मतभेद होता है तो वो मतभेद ही रहना चाहिए, मनभेद नहीं रहना चाहिए। चलिए 2-3 सवाल और करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तेजस्वी जी से सवाल किया जा रहा था, TV9 के मंच पे आए थे पटना में, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं अपने बड़े भाई चिराग से कहूँगा शादी कर लें, और कई जगह उन्होंने शायद इस तरह की बात भी की। आपने अभी हमारे मंच से कहा, TV9 के मंच से, सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। तो अरे कैसे साले हैं, बहनोई हैं जो साले की शादी ही नहीं करवा रहे हैं। दुनिया कह रही है आप बड़े नेता तो बनवा रहे हैं, उनकी शादी कब करवाएंगे ये बता दीजिए। वैसे मुझे लगता है कि शादी ब्याह का मामला किसी का भी अपना पर्सनल मामला, पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन अभी बिहार में जीवन तो में नहीं होता है। बिहार में तो नहीं होता है। बिहार में मान के चलते हैं कि 51% उसका डिसीजन होता है, 49% परिवार के लोग तय करते हैं। मगर मुझे लगता है कि अभी चिराग पासवान जी वो जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं बिहार के लिए, जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं देश के लिए अपने मंत्रालय के माध्यम से, वो लक्ष्य को अचीव करना, उसको हासिल करना उनके लिए ज़्यादा बड़ा है। और हम लोगों की तरफ से प्रयास भी रहेगा कि चुनावों के बाद उनके ऊपर हमारी पार्टी के लोग भी साथ में मिलकर दबाव बनाए कि वो इस बारे में विचार अवश्य करें। पूछना होगा तेजस्वी जी से कि इन्होंने तो सोच समझ के शादी की, उसके बावजूद भी उन्होंने यही सलाह अपने बड़े भाई साहब को भी दिया होगा, और उनका हश्र तो सभी लोगों ने देखा है। तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं आपको जो इन्फर करना है करे। जब उन्होंने उनको और दिया, कोई बड़ा भाई जब तो है नहीं। उनके बड़े भाई को सलाह और दिया कोई गया, बड़ा भाई है तो बता दीजिए। पर मैं उनका जानता हूं तेज हश्र देख प्रताप करके हम बड़े लोगों को भाई। थोड़ा डरना चाहिए कि सलाह किससे लेना है। चलिए राजनीतिक सवाल पर आते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं अब की बार तेजस्वी सरकार, और उनके समर्थक बड़े कॉन्फिडेंटली घूम रहे हैं। अभी आप भी आधे घंटे 45 मिनट लेट हुए, तो मुझे लगता है उन्हीं की यात्रा थी, और उनके समर्थक सड़क पे दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी हमारे मंच पे आए थे, बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। आप मानते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव 2020 की तुलना में बेहतर स्थिति में है? आप ये मानते हैं कि इस बार आप एनडीए के साथ हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जितना नैरोली सरकार बनाते बनाते रह गए थे, 12,500 वोट कम मिला था, इस बार उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी? मुझे लगता है कि 2020 में तेजस्वी यादव जी बहुत अच्छी स्थिति में थे, क्योंकि हम लोग गठबंधन के बाहर चुनाव लड़ रहे थे, जिसका फ़ायदा उनको 86 सीटों के हिसाब से मिला उस वक्त। इस बार तेजस्वी जी 2 मामले में कमज़ोर है। एक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वापस एनडीए में अपने मूल गठबंधन में है, और दूसरा कि अपने कार्यकर्ताओं को तो वो कांग्रेस के हवाले कर चुके हैं। तो धरातल पर उनकी कमज़ोरी साफ साफ दिख रही है। हम लोग अधिकार यात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे, मुझे लगा हम लोग 2-3 घंटे के जाम में फंसे हैं, आधे घंटे में ही निकल गए। तो उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह भी धरातल पर अब देखने को मिल रहा है, इस तरह का कि आप उनकी इतनी बड़ी, जिसको क्लेम करते हैं कि बड़ी अधिकार यात्रा है, वहाँ से अगर हमारा कैवलकेड आधे घंटे में निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी को चिंता करने की ज़रूरत है कि इन तीनों काउंट पर वो कमज़ोर हो रहे हैं। और इस बार अगर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि राजद 20 से 25 सीटों में सिमट जाएगी, तो इस बात को उनको गंभीरता से लेकर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जीतन राम मांझी कहते हैं 9वीं फेल हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, उनको सरकार में नहीं आना चाहिए, वो सीएम के लायक नहीं है। आपको लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चीफ मिनिस्टर के पद पे होना चाहिए? तेजस्वी यादव कॉम्पिटेंट नहीं है सीएम बनने के लिए? देखिए, ये डिज़ायरेबल है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री की पद को नवाजे, लेकिन ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जीतन राम मांझी जी बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं, उनकी टिप्पणी पे मेरा टिप्पणी करना सही नहीं होगा। सम्मानजनक व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक शब्दों का ही चयन हो तो बेहतर रहे, इसलिए उनकी इस बात पर ज़्यादा और हम लोग बात नहीं करेंगे, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। आजकल आप लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे। मेरे पास एक सूचना ये भी है कि एनडीए के भीतर ही जो छोटे दल हैं, जैसे आप,
उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सब लोग मिल करके एक अलायंस बना लिए हैं ताकि जेडीयू और बीजेपी पर दबाव डाला जा सके। सच है ये? क्योंकि आजकल आप लोग बड़ा सुगर कोटेड बात कर रहे हैं, जबकि एनडीए के भीतर आप और जीतन राम मांझी के बीच में राइवलरी है, ये सबको पता है। और उन्होंने कई बार ऐसा स्टेटमेंट भी दिया है जो लगता था सबको, या लगा है कि वो एंटी चिराग है, एंटी एलजेपीआर है। आपने रणनीति बदली है क्या? और इसमें अरुण भारती का दिमाग है? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी ये गठबंधन में जितने भी बड़े नेता हैं, उनके द्वारा कहे गए किसी भी शब्दों को, किसी भी जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको उसको आशीर्वाद की तरह लेने की ज़रूरत है। ये बात तो सच है कि हमारी पार्टी के नेता, हम लोगों की अनुभव की कमी तो है। जितनी अनुभव जीतन राम मांझी जी को है, उतना अनुभव हम लोगों को नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि हम लोगों का भी यह अनुभव बने। और ये एक हम लोगों ने तय किया आपस में कि जो बड़े नेता कहते हैं उनको हम आशीर्वाद के रूप में लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। धीरे धीरे अब एनडीए में जो आपसी संवादहीनता थी बीच में, वो सारी बातचीत होनी शुरू हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से भी किसी भी दल के मन में किसी अन्य दल के लिए कोई मनभेद है। आपसी मतभेद हो सकते हैं और इन मतभेदों को हम लोग बातचीत करके आपस में सुलझा लेंगे। नहीं, पर आपने एक प्रेशर ग्रुप बना लिया एनडीए के भीतर ही। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ एनडीए के भीतर ही आपने प्रेशर ग्रुप बना लिया और कहा यह जा रहा है कि यह सोच आपकी है। सच बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग अपनी बातों को गठबंधन में रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कई बार हम लोगों ने रखा भी है। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री जी जब नई नई सरकार बनी थी और हमारे नेता ने कुछ जो नई नीतियाँ आई थी उसको लेकर के उन्होंने अपना विरोध बताया था और बड़ी ही शालीन तरीके से अपनी बातों को रखा था और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बातों को माना भी। एक बहुत बड़ा फैसला जिसके लिए लगातार हमारे नेता कैबिनेट में सक्रिय थे, जातीय जनगणना को लेकर के। क्योंकि बिहार में जब हुआ था ये जातीय जनगणना, उसको मैं जनगणना नहीं, जातीय सर्वेक्षण कहता हूँ, हमारे नेता लगातार इस बात को कैबिनेट में रख रहे थे और अपनी प्रिंसिपल से अलग हटते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता की बात को सुना, इसके लिए तैयार भी हो गए। तो अगर सकारात्मक कोई भी बातचीत होगी तो इसमें गठबंधन में इस बात को सुनी जाती है, इस बात को स्वीकार किया जाता है, उस पर फैसले भी होते हैं और ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे बड़े नेता मुझे लगता है कि सारे छोटे दलों का सम्मान करते हैं और सभी की बातों को सुनते हैं और आने वाले समय में ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप नहीं है। हम लोग अपनी बातों को हमने अपने नेताओं के सामने रख दिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटों की बातचीत हम लोगों के पूरे गठबंधन में सभी दलों के अनुसार तय हो जाएंगी। अंतिम सवाल, क्या एलजेपीआर फिर से एकजुट होने जा रहा है? परिवार के कई लोग अलग हुए, क्या ऐसी कोई संभावना है? क्या बीच बीच में ये भी चर्चा जोर पकड़ती? मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे जो बड़े नेता हैं, जो परिवार के बड़े हैं, जो पार्टी के बड़े हैं, अगर कुछ ऐसी संभावना है तो अगर उन लोगों को ये फैसला लेना है और उन लोगों को इस बारे में पहल करनी है और ये फैसला लेना, ये इस बात की पहल करना भी मुझसे बहुत बड़े परिवार के लोग हैं, उनको तय करना है। इसमें मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं दामाद हूँ, मैं बाहर ही हूँ, दरवाजे के बाहर ही हूँ। जब परिवार की बात आती है, अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ें होगी, बात बनेगी, तो बिल्कुल जो भी सही चीज़ होगा पार्टी के लिए, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अरुण जी, आपने हर सवाल का जवाब बड़े ही साफगोई से दिया। टीवी 9 के मंच पर आप आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।